अचानक आकाश में एक तेज रोशनी होती है और हिरोशिमा में रहने वाले करीब 70,000 मासूम लोग एक झटके में खत्म हो जाते हैं। आने वाले सालों में रेडिएशन पॉइजनिंग की वजह से 70,000 लोग और मरते हैं। इसके 3 दिन बाद एक और एटॉमिक बम नागासाकी में गिराया जाता है, जिसमें 40,000 लोग, बूढ़े, औरत और यहाँ तक कि बच्चे सभी मौत की गोद में सौ जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किसी भी जंग में इस्तेमाल किए गए बम में सबसे बड़ा बम वर्ल्ड वार टू में गिराया था और तब से लेकर आज तक किसी भी देश ने एक दूसरे पर एटॉमिक बम नहीं गिराया है। पर शायद अमेरिका ने जो किया वो हज़ारों लोगों की जान लेना नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की जान पहचाना था। लेकिन कैसे? क्या अंत में अमेरिका ने जो किया वह सही था? इस बात का जवाब या तो आपको संतुष्टि देगा या फिर आपको और ज़्यादा भड़का देगा। एक तरफ आप सोचने लगोगे कि अमेरिका ने जो किया वो सही था, वहीं दूसरी साइड कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि सीधा एटॉमिक बम आम लोगों पर गिराना सही डिसीजन नहीं था। आखिर क्यों अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराई, और क्या कोई दूसरा उपाय संभव नहीं था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका और जापान के बीच की ये लड़ाई 7 दिसंबर 1941 में ऑफिशियली शुरू हो गई थी। इस दिन जापान की सेना ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया था। जापान के जहाज़ों ने आकाश से बम और यूएस नेवल शिप्स को तबाह कर दिया। इन जापानीज पायलट्स का प्लान था कि वो अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट के शिप्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, ताकि अमेरिका चाहकर भी वॉर में हिस्सा ना ला सके। अमेरिका को जंग से बाहर निकालने का एक ही तरीका था, उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़त्म करना। लेकिन किस्मत से जब जापान की फोर्सेस ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, तब बहुत सी एयरक्राफ्ट कैरियर्स उस बेस पर नहीं थे। वे पैसिफिक ओशियन में किसी दूसरे असाइनमेंट पर गए हुए थे। इस असाइनमेंट में यूएसए के 3 मेन एयरक्राफ्ट कैरियर पैसिफिक में गए थे, जो कि जापानीज का सबसे ज़रूरी टारगेट थे। अचानक हुए इस हमले में करीब 2400 अमेरिकन सिपाहियों ने अपनी जान गंवा दी। इस हमले के बाद अमेरिका की आम जनता भड़क उठी। वो चाहते थे कि अमेरिका इस हमले का जोर जोर से बदला ले। मैं आपको बता दूं कि इस एक घटना की वजह से ही अगले 3.5 सालों में वो सारी चीज़ें होने वाली हैं जिनसे लाखों लोगों की जान चली जाएगी। और इन सभी चीज़ों को शुरुआत जापान ने अमेरिका पर हमला करके की थी। अब अमेरिका को भी पैसिफिक में जापान के साथ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। ये सब तब का समय है जब 50 से भी ज़्यादा देश एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश एलीट पावर्स के नाम के ग्रुप में थे, वहीं जापान और जर्मनी जैसे देश एक्सिस पावर्स नाम के ग्रुप में थे। अब अमेरिका और जापान के बीच चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो गया था। इन दोनों ही आर्मी का मकसद था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसिफिक ओशियन पर कंट्रोल करे। अमेरिका की फोर्सेस एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर कब्जा कर रही थी और रास्ते में अपने संस्थानों को ख़त्म कर रही थी। अमेरिका का मकसद बहुत ही क्लियर था। वो एक ऐसे आइलैंड को अपना बेस बनाना चाहते थे जो जापान से बहुत करीब हो और जहां से अमेरिका के प्लेन्स टेक ऑफ करके सीधा जापान की सरजमी पर हमला कर सकें। जापान अच्छे से जानता था कि अमेरिका आर्मी के मामले में एक सुपर पावर है, इसलिए वो लोग बिना सोचे समझे अमेरिका पर हमला नहीं कर सकते थे। उन्हें अपनी देश की रक्षा भी करनी थी और अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाना चाहता था। जापान ने सोचा कि अगर वो बच कर यूएस की फोर्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो तंग आकर अमेरिका को अपने घर जाना पड़ेगा। इन दोनों देशों के युद्ध में जनहानि का बहुत नुकसान हुआ। पैसिफिक और ईस्ट एशिया के आइलैंड पर जो आम लोग रहते थे वो इन दोनों देशों की वार के बीच फंस गए। उन्हें इन दोनों देशों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तब भी उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। जापान और अमेरिका दोनों ही पीछे नहीं हट रहे थे और इन आइलैंड्स को लेने और देने का गेम भी अमेरिका पर भारी पड़ रहा था। कोई तो बहुत ही कठोर फैसला लेने का वक्त था। जापान के ऊपर एटॉमिक बम गिराने की पहली सीढ़ी बैटल ऑफ के बाद शुरू हुई। यूएस की आर्मी जापान के करीब आती जाती रही। जापानी सेना जानती थी कि अगर यूएस आर्मी ने कब्जा कर लिया तो उनकी सरजमी पर भी कब्जा हो जाएगा। जब ओकिनावा को लेने का युद्ध शुरू हुआ तब दोनों ही पक्ष भारी मात्रा में कुछ न कुछ खोने के लिए तैयार बैठे थे। अमेरिका ने ओकिनावा को लेने के अपने इस मिशन का नाम ऑपरेशन आइसबर्ग रखा। 1 अप्रैल 1945 को अमेरिका ने ऑफिशियली पानी से निकलकर आइलैंड पर हमला करना शुरू कर दिया। बहुत सारी बोट्स में सैनिकों को डाला गया और आइलैंड के बीच पर लाकर छोड़ा गया।
बीच पर कदम रखते ही यूएस आर्मी ने जापान की आर्मी पर हमला कर दिया। जापानीज आर्मी ने पहले से ही ऊंचाई पर अपने बेस बना लिए थे। वहां से वो यूएस सोल्जर्स पर गोलियां बरसाने लगी। जापानीज आर्मी किसी भी हालत में हार नहीं मान सकती थी। जापानीज सेना का एक ही मकसद होता है कि जब तक आखिरी सैनिक जिंदा है तब तक लड़ते रहो, पर कभी भी आत्मसमर्पण मत करो। यूएस आर्मी का मेन टारगेट आइलैंड पर मौजूद सेना का एयर बेस लेना था, जहां से वो जापान की मेन आइलैंड पर अपने जहाज़ों से हमला कर सकते थे। जापान की टेरिटरी पर कब्जा करने की इस मिशन का नाम ऑपरेशन डाउनफॉल था। हजारों जहाज़ों की मदद से ओकिनावा आइलैंड पर हमला किया गया, पर जापानीज भी अंदर तक छुप कर बैठे हुए थे। मिसाइल की मदद से वो अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। दोनों तरफ से खून की नदियां बह रही थी। कहा जाता है कि बैटल ऑफ ओकिनावा में जितने लोगों की जानी गई उतनी पैसिफिक कन्वेक्शन की किसी भी जंग में नहीं गई। करीब 1,60,000 सेना के जवान इस लड़ाई में मारे गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 50,000 लोगों को खो दिया था, वहीं जापान ने 80,000 जानें खो दी थी। सबसे दुख बात तो यह है कि बहुत सी ऐसी जानें गई थी जो मिलिट्री की ही नहीं थी। ओकिनावा पर रहने वाली लोकल लोग इस वार में बुरी तरह से फंस गए और अपनी जान गंवा बैठे। बहुत से लोगों को ने अपने अंडर लेकर दुश्मन से लड़ने पर मजबूर किया था। वहीं बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जो अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए थे, लेकिन हवा में एक बम गिराकर उन्हें मार दिया गया। कई महीनों तक चली इस लड़ाई के बाद फाइनली अमेरिका इस एयरबेस पर कब्जा करने में सफल हो गया, लेकिन इस जीत के बाद भी उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। सेना की छोटी छोटी टुकड़ी आइलैंड पर हर जगह पर फैली हुई थी। वे लोग बिना डरे कभी भी अमेरिकन सिपाहियों पर हमला कर देते थे। वो लोग जंगलों में छिपने में माहिर थे। जब भी उन्हें पता चलता कि अमेरिका कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा है तो वो तुरंत उन पर हमला करने पर उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता। अब ऐसे दुश्मन से अमेरिका भी कैसे लड़े जो जंगल में छुप कर कभी भी वॉर कर सकता है। सेना गात लगाकर जंगल में बैठी रहती थी। जब भी कोई अमेरिकन सोल्जर पहरा देने वहां आता तो वह उनका शिकार बन जाता। जहां तक कि इन जंगलों में रहने वाले सैनिकों को यह तक नहीं पता कि अमेरिका ने एटम बम गिराकर जापान को हरा दिया था। वार खत्म होने के बाद भी वे लोग अमेरिका पर हमला कर रहे थे। बैटल ऑफ ओकिनावा में हुए जानहानि का नाश देखकर अमेरिका सदमे में आ गया था। अगर इतने छोटे से आइलैंड पर कब्जा करने के लिए उन्हें इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो जब वे जापान की मेन सरजमी पर कब्जा करने जाएंगे तो क्या होगा। इस मिशन में जो नुकसान होगा उस बात का अंदाज़ा तक अमेरिका नहीं लगा पा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अमेरिका किसी भी तरह से जापान पर कब्जा करने में सफल भी हो जाता तब भी उन्हें सालों का समय लग जाता। वहाँ पर शांति बनाने में किसी भी हालत में अपनी ज़मीन को उनके हवाले नहीं करेंगे। अमेरिका को कोई और रास्ता ढूंढना था जिससे जापान अपने आप आत्मसमर्पण कर ले। जब पैसिफिक में बैटल ऑफ ओकिनावा चल रही थी तभी यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की जान चली गई। इसके बाद हैरी ट्रूमैन ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होने की शपथ ली। हैरी तुरंत पैसिफिक कन्वेक्शन में चल रहे वार को लेकर कठोर फैसले लेने लगे। जब उन्हें पता चला कि ओकिनावा को लेने में उन्हें कितना नुकसान हुआ तो उन्होंने अपने सलाहकारों से कोई दूसरा उपाय मांगा, ऐसा उपाय जिससे जापान तुरंत आत्मसमर्पण कर ले। वे चाहते थे कि इस उपाय में यूएसए के सैनिक कम से कम मारे जाएं, लेकिन बदकिस्मती से इस परेशानी का कोई भी सिंपल हल नहीं था। यह बात क्लियर थी कि जापान के एम्पायर अपने मन से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सच कहूं तो जापान के लोगों को लग रहा था कि वो लोग इस वर्ग को आसानी से जीत जाएंगे। और तो और आम लोग भी इस लड़ाई को जीतने के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, वे लोग मार जाते लेकिन अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करते। इसका मतलब यह था कि हैरी ट्रूमैन चाहे कुछ भी करने का फैसला ले, बहुत सारे लोगों की जान जाना निश्चित था। बस सवाल ये था कि आखिर कितने लोगों की जान दी जाए जिसके बाद वर्ल्ड वार 2 फाइनली ख़त्म हो जाए। प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही समय बाद ट्रूमैन को टॉप सीक्रेट हथियार के बारे में बताया जाता है जिसे मैक्सिको के वैज्ञानिक बना रहे थे। इससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से बुलाया जा रहा था। इसमें काम करने वाली टीम सबसे पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में मिली थी और यही वो टीम थी जो एटॉमिक बम का आविष्कार करने वाली थी। 16 जुलाई 1945 को पहले न्यूक्लियर बम का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ट्रूमैन ने जब इस बम की शक्ति देखी तो उसे यकीन हो गया कि वॉर की ख़त्म करने का अच्छा हथियार हो सकता है। ट्रूमैन ने अपने
सलाहकारों की कमेटी से एडवाइस ली और जानने की कोशिश की कि क्या एटॉमिक बम से जंग को ख़त्म किया जा सकता है। टेस्ट में जब इन सलाहकारों ने इस बम की शक्ति को देखा तब वो इसे इस्तेमाल करने से सहम गए थे। वो जानते थे कि अगर अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बम से हमला किया तो लाखों मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका धीरे धीरे करके जापान की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तब भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, चाहे वो अमेरिका के लोग हों या फिर जापान के। ज़्यादातर मेंबर्स का कहना था कि एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अपने सलाहकारों की बात मानकर हैरी ट्रूमैन ने 26 जुलाई 1945 को पार्ट्सडैम डिक्लेरेशन इशू किया, जिसमें उन्होंने जापान से कहा कि वो बिना कोई शर्त के तुरंत आत्मसमर्पण कर दे। ट्रूमैन ने साफ लिखा था कि अगर सरेंडर नहीं किया गया तो जापान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। जापानीज लीडर्स ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि एटॉमिक बम जैसी कोई चीज़ अमेरिका के पास है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज सामने आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि पता ही नहीं था कि एटॉमिक बम क्या है। उन्हें तो लग रहा था कि अगर अमेरिका ज़मीन के जरिए उन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो वे आसानी से अपना बचाव कर लेंगे, और अगर इसमें भी वो हारने लगे तब भी वो अमेरिका को इतना नुकसान तो पहुंचा ही देंगे कि शांति समझौते के लिए मान जाएगा। इस समझौते में वो अपनी शर्त आराम से डाल सकते हैं। अगर उन्हें पता होता कि अमेरिका एटम बम छोड़ने की बात कर रहा है तो शायद लीडर्स तुरंत आत्मसमर्पण कर देते। अमेरिका चाहता था कि जापान बिना कोई शर्त रखे सरेंडर कर दे। अब जब उन्हें एम्परर हिरोते से कोई जवाब नहीं मिला तो हैरी ट्रूमैन ने एटॉमिक बम को इस्तेमाल करने का आदेश दे दिया। 6 अगस्त 1945 को एक बोइंग B-29 प्लेन ने आयरलैंड से उड़ान भरी है। उस जहाज में था टाइनी बॉय नाम का पहला एटॉमिक बम, जिसे क्रू मेंबर को गिराने के लिए ऑर्डर दिए गए। क्रू मेंबर ने 31,000 फीट की ऊंचाई से उस बम को गिरा दिया, जिसके गिरने से 70,000 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। जापानी सत्ता को पता चल गया कि क्यों ट्रूमैन उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे थे। हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद अपनी सत्ता पूरी तरह से हिल गई थी। यह बात आज तक क्लियर नहीं हुई कि बम गिरने के बाद उनके ऑफिस में क्या डिस्कशन हुआ था। जब 3 दिन तक जापान ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ने फिर से नागासाकी पर बम गिराने का फैसला किया। 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा एटॉमिक बम, जिससे फैट बॉय के नाम से जाना जाता है, उसे एक प्लेन में डालकर ले जाया गया और नागासाकी पर गिरा दिया गया। बम के गिरने की वजह से 40,000 लोग एक बार में ही खत्म हो गए। केवल एक हफ्ते के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी का नक्शे से नाम गायब कर दिया। जब आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए और 2 सितंबर 1945 को जापान ने ऑफिशियली अपना सरेंडर साइन कर दिया। अब इस घटना के बाद दुनिया में सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ कि क्या अमेरिका का एटम बम गिराना सही था, या किसी और तरीके से गवर्नमेंट को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा सकता था, जहां हजारों जापानीज लोगों की मौत होना तय था। मैं आपको दोनों तरफ की कहानी बताऊंगा। बम गिरने के बाद जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तब कुछ बेहद ही चौंका देने वाली जानकारी अमेरिका के सामने आई। बम गिरने से पहले जापानीज गवर्नमेंट को लग रहा था कि अमेरिका ज़मीन के जरिए उनके ऊपर हमला करने वाला है। वे लोग जानते थे कि अमेरिका कहां पर लैंड करेगा, और इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को उस जगह पर पहले से ही तैनात करके रखा हुआ था ताकि अमेरिका पर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। इन सैनिकों को ऑर्डर क्लियर थे, जितना ज़्यादा हो सके अमेरिका के जवानों को ख़त्म करो। सैनिक अच्छी तरह से जानते थे कि लोग अमेरिका को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उनका मकसद यही था कि उन्हें इतनी चोट पहुँचाई जाए कि वो भाग खड़े हों। जापानी सैनिकों के लिए आत्मसमर्पण करना ऑप्शन नहीं था। जापान की सत्ता भी अच्छे से जानती थी कि उनके आम लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद अमेरिका के ऑफिशियल्स का विश्वास था कि उन्होंने एटॉमिक बम गिराने का फैसला सही किया था। जापान में करीब 70 मिलियन लोग रहते थे और कहा जाता है कि बच्चे से लेकर बूढ़े सभी अपनी कंट्री को बचाने के लिए लड़ाई करने वाले थे। अमेरिका को नहीं पता था कि इतने में इतना नुकसान हो जाएगा। अमेरिका नहीं चाहता था कि लाखों लोग मारे जाते, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बम गिरने से उन्होंने न केवल अपने सैनिकों की जान बचाई बल्कि बहुत सारे जापानीज लोगों की जान बचाई। एक और बहुत बड़ा पॉइंट दुनिया के सामने रखा जाता है कि वो और किसी भी देश और उनके लोगों के लिए सही नहीं है। एटम बम ने इस जंग को ख़त्म किया था, इसलिए इनका इस्तेमाल करना भी सही था।
एक एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि मार्च 1945 में अमेरिका ने जापान के टोक्यो शहर पर इंसेंट्री बम्स गिराए थे। इस तरह के बम हर जगह पर भारी आग लगा देते थे। टोक्यो शहर भी आग की लपटों में जल गया था और कहा जाता है कि इससे करीब 1 लाख लोगों की जान चली गई थी। तो क्या एटम बम इससे अलग है? इन दोनों बम के लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अलग हैं। टोक्यो के बहुत सारे लोगों ने अपने घर के साथ साथ अपनी जान गंवाई थी, लेकिन जो लोग बच गए थे उन्हें किसी भी तरह के रेडिएशन पॉइजनिंग का डर नहीं था। वही एटॉमिक बम गिरने के से जो लोग बच गए थे उनके अंदर कैंसर आना लगभग निश्चित था। एक घर को दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन रेडिएशन से हुई मौत को रोका नहीं जा सकता। अमेरिका का यह भी कहना था कि अगर गवर्नमेंट सरेंडर कर भी देती तब भी सेना भी बहुत सारी टुकड़ी इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करती और जंगल में छुपकर धोखे से अमेरिका के बेसिस पर हमला करने लगेगी। अमेरिका के जनरल्स ने अंदाज़ा लगाया कि उन्हें 10 साल तक करीब 10 लाख सैनिक लग जाएंगे जापान की सिचुएशन को कंट्रोल करने में। तब तक वर्ल्ड और बड़े ही दुनिया के लिए ख़त्म हो जाए, पर अमेरिका को लगातार लड़ाई करते रहना होगा। ये बात भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बम गिरने के बाद भी लोगों को लग रहा था कि वो लोग जीत जाएंगे। जापान की सत्ता को खुद के लोगों के सामने आकर कहना था कि हम युद्ध हार गए और आप लड़ाई करना बंद कर सकते हो। जब हैरी ट्रूमैन ने अपना प्रेसिडेंट का ऑफिस छोड़ा तब उनसे पूछा गया कि क्या जापान पर एटम बम गिरा के उन्होंने सही किया। तब उन्होंने साफ कह दिया कि जापान ने इस जंग को शुरू किया था और हमने बस इसे ख़त्म किया है। ये सुनने में बचकाना लग रहा है, लेकिन यह बात आज भी सच है कि अमेरिका के लोग जापान से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने पर्ल हार्बर पर जो अटैक किया था वो बेहद ही गलत था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अगर ट्रूमैन डिसाइड करते कि वे एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब अमेरिका की आम जनता जोर ज़बरदस्ती करके इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करती और अमेरिका के सैनिक लगातार मर रहे थे। जब उन्हें पता चलता कि मैक्सिको में एटम बम की टेस्टिंग हुई है तो वो लोग पक्का गवर्नमेंट से उसे इस्तेमाल करने के लिए कहते। यह बात भी बहुत लोगों द्वारा कही जाती है कि अगर हैरी ट्रूमैन ने हमको किसी ऐसे आइलैंड पर गिराया होता जहां कोई नहीं रहता तो बम की नष्ट करने वाली शक्ति को देखकर जापान पक्का आत्मसमर्पण कर देता। बहुत से वैज्ञानिक मान रहे थे कि इस शक्ति प्रदर्शन से जापान जरूर डर जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री के लोग कह रहे थे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जापान के लोग जंग में इतनी ज़्यादा सजगता से घुस गए थे कि केवल शक्ति प्रदर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। हो सकता था कि जापान की सत्ता सोचे कि अमेरिका ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अंत में फैसला लिया गया कि बम को ऐसी सिटी पर गिराया जाएगा जहां पर बहुत सारे लोग रहते हों और जहां पर मिलिट्री के लोग भी भारी मात्रा में हों। अब एटम बम को कहां गिराना है, इस बात का फैसला हैरी ट्रूमैन ने नहीं लिया था। यह फैसला आर्मी के जनरल के हाथ में था। हिरोशिमा और नागासाकी को इसलिए चुना गया क्योंकि दोनों ही जगहों पर मिलिट्री उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री थी। अब यह जानकारी एक दूसरे सवाल को पैदा करती है कि एटम बम को डायरेक्ट उन फैक्ट्रीज पर क्यों नहीं गिराया गया। जापान में बहुत सारे आइलैंड ऐसे थे जहां पर केवल मिलिट्री बेस ही थी और जहां कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता था। अमेरिका ने उन जगहों पर एटम बम क्यों नहीं गिराया? इस सवाल के ऊपर भी कई सालों से बहस चल रही है, लेकिन इसका कोई भी क्लियर जवाब सामने नहीं आया है। इसलिए अमेरिका पर आरोप लगाए जाते हैं कि एटम बम को गिराकर उन्होंने सही नहीं किया। अगर बम को गिराना ही था तो उन्हें ऐसी जगह पर गिराना था जहाँ पर मासूम लोगों की जान नहीं जाती। आज के इतिहासकार कहते हैं कि अमेरिका ने जानबूझकर आम जनता पर बम गिराया। अमेरिका ने टेररिस्ट जैसा प्लान करके जापान की सत्ता को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। एटम बम को इतने सारे सिविलियंस पर गिराने की बजाय अमेरिका बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर भी कर सकता था। आज के बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केवल शक्ति प्रदर्शन से भी अमेरिका वॉर को जीत सकता था। अगर एटम बम को ऐसी जगह पर गिराया जाता जहां से जापान के मिलिट्री लीडर्स उस जगह को देख सकते थे तो वो ज़रूर बातचीत करने के लिए राजी हो जाते। जापान के मिलिट्री लीडर्स अच्छे से जानते थे कि वो लोग यह जंग हार रहे हैं, इसलिए वे भी एम्पर हिरोहितो को बातचीत करके जंग की ख़त्म करने के लिए सलाह देते। बस फ़र्क इतना था कि जापान शांति के बदले अपनी कुछ शर्तें भी रखता। यही चीज़ अमेरिका को नहीं चाहिए थी। अमेरिका चाहता था कि बिना कोई शर्त रखे जापान उनके सामने घुटने टेक दे। इस बात में कोई शक नहीं कि 1945 के समय अमेरिका की आम जनता जापान को गिराने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। यह बात हमें माननी पड़ेगी कि 1945 के हालात हम आज के समय से अच्छी तरह से समझ नहीं सकते।
आज के समय हर जगह पर शांति है, इसलिए आम जनता भी एटम बम जैसे खतरनाक हथियार को इस्तेमाल करना सही नहीं समझती। लेकिन एक बार सोच कर देखिए, अगर किसी देश ने हमारे भारत के किसी अहम मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ।